हेलो गाइस, तो आज अपडेट्स का दिन नहीं है बल्कि आज हम बात करेंगे प्रिडिक्शन के बारे में। यस गाइस, काफ़ी लंबे टाइम से आई बीन थिंकिंग कि आज क्लासिक फिजिक्स डिवीजन का प्रिडिक्शन वीडियो बनाऊं, आज बनाऊं, लेकिन नहीं। डेली इतनी अमेजिंग अपडेट्स भर भर के मिल रही हैं कि बस अपडेट्स के बाद प्रिडिक्शन वीडियो बनाने का टाइम मिल ही नहीं पा रहा। तो एनीवेज आज मैंने फाइनली इस चीज़ के लिए टाइम निकाल लिया और प्रिडिक्शन वीडियो बना लिया। एंड ट्रस्ट मी गाइज, पूरा सर में दर्द हो चुका है बिकॉज इट वॉज सो डैम डिफ़िकल्ट। स्पेशली क्लासिक फिजिक्स डिवीजन के लिए आप कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इतना ज़्यादा कंपेटिटिव लाइनअप है, इतने ज़्यादा कंपेटिटिव क्लासिक एथलीट्स हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डिसाइड कि कौन कहाँ पर प्लेस हो सकता है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब जजेस के लिए ना बहुत मुश्किल आने वाली है इस बार। इनफैक्ट मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि 63 एथलीट्स हैं जो कि क्वालिफाइड है क्लासिक फिजिक्स डिवीजन से। यस गाइस, 63। क्या मतलब आप समझ सकते हो इस चीज़ को। मेंस फिजिक के लिए आई थिंक 62 एथलीट्स हैं और यहाँ पे 63 एथलीट्स इन्होंने क्वालिफाई करके बिठा दिए हैं। जजेस भी बोर हो जाएंगे पोजिंग देख देख के। कितने सारे लोग ओवरलुक हो जाएंगे और कितना ज़्यादा बड़ा सिर्फ सोलो राउंड ही हो जाएगा। एनीवेज यहाँ पर हम बात करेंगे 12th प्लेस से गाइज। 12th से लेके फर्स्ट तक चलेंगे और इस प्रेडिक्शन वीडियो को बिल्कुल ही लाइटली लेना। उस दिन कुछ भी हो सकता है। कौन कैसे पीक हिट करता है, कौन कैसे कंडीशन लेकर आता है, कौन कैसे पीक मिस करके आता है, या फिर जजेस किसको चूज करते हैं, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बाकी आप लोग मुझसे बोल रहे थे बहुत टाइम से, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा। एनीवेज 12th प्लेस पे मैं देखता हूँ गाइज फैबियो जूनियर को। लास्ट ईयर इनकी प्लेसिंग थी 14th। इस साल इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक साउथ अमेरिका यानी कि आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील, जिसके अंदर राफेल बेंडो जीते थे ओपन डिवीजन में, उसमें कम्पीट कर रहा था और वहाँ पर ये जीत कर क्वालिफाई कर गए थे मिस्टर ओलंपिया के लिए इस साल के। देखो लाइनअप वहाँ का बहुत कंपेटिटिव था एंड ही केम इन रियली गुड। आई मीन इनकी बैक गाइज आप जानते हो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, कितनी ज़्यादा वाइल्ड है। आपको मैं अपडेट्स भी दिखा ही रहा हूँ साथ साथ। लेकिन गाइज सबसे अच्छी लाइनअप की बात ये थी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरीवन वाज कैरिंग अ रियली ग्रेट बैक। सबकी बैक बहुत ज़्यादा थिकर साइड पे थी, डेंसर साइड पे थी। लेकिन वही एक कंडीशन के मामले में, बैलेंस के मामले में यहाँ पर फैबियो जूनियर सबसे आगे थे और इसीलिए ये टाइटल ये ले गए। बहुत ज़्यादा डेंसिटी अपने फ्रेम पर, बहुत अच्छी विथ ही कैरीज। बाकी इनकी अपीयरेंस थोड़ी बॉडी बिल्डर्स वाली है जो इनको लिमिट करती है कहीं ना कहीं। इतना ज़्यादा क्लासिक स्ट्रक्चर नहीं है और इसी वजह से गाइज मैं इस बार इनको देखता हूँ 12th प्लेस पर। साथ में अगर इनकी रिसेंट अपडेट्स के बारे में बात करें गाइज, तो आप यहाँ देख सकते हो एक क्वालिटी बैक गाइज, एक क्वालिटी डेंस बैक एंड ही इज़ गेटिंग पील्ड। तो मुझे ये नहीं लगता है पीक मिस करेंगे। पीक पे ये हमेशा ही आते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन लेकर आते हैं स्टेज पर, लेकिन वही है क्लासिक स्ट्रक्चर इनको कहीं ना कहीं लिमिट कर देगा और इसी वजह से मुझे नहीं लगता इसके ऊपर ये प्लेस कर पाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर भी ही केम इन रियली गुड गाइज, लास्ट ईयर भी ही केम इन रियली गुड। उसके बाद भी टॉप 10 क्रैक नहीं कर पाए, इनफैक्ट 14th प्लेस पर आए थे। इस साल ही इज़ कमिंग इन विद इम्प्रूवमेंट्स और इसीलिए मैं इनको 12th प्लेस पर देखता हूँ। एनीवेज इसके बाद चलते हैं 11th प्लेस पर और यहाँ पर मैं देखता हूँ स्टेफन मेटाला को। यस, अब बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इनको टॉप 10 में रखना चाहिए, या फिर मैं भी ये सोच रहा था कि टॉप 10 क्रैक कर पाएंगे। लेकिन गाइज ट्रस्ट मी, आप ऊपर के एथलीट्स को देखोगे जिनको टॉप 10 में रखा गया है अभी के लिए, तो आप खुद बोलोगे कि भाई ये सही प्लेसिंग है। क्योंकि इतना ज़्यादा कंपेटिटिव लाइनअप है, आप किसको कहाँ पे रखोगे। देखो इन्होंने डेब्यू करा था लास्ट ईयर, 2 शोज़ में कम्पीट करा था। फर्स्ट शो जो था इनका सीजन का, वहाँ पर ये अपना एक्स फैक्टर लूज़ करे हुए दिखे, बहुत ज़्यादा फुलनेस लूज़ करे हुए दिखे और वहाँ पर ये प्लेस करे थे सेकंड। यस गाइस, शो इन्होंने नहीं जीता था इवन दो ही वॉज कैरिंग सच ग्रेट हाइप। उसके बाद नेक्स्ट शो में इन्होंने कम्पीट करा, वहाँ पर ये शो जीत गए थे और क्वालिफाई कर गए थे मिस्टर ओलंपिया के लिए। अब देखो ये इनका डेब्यू ईयर होने वाला था, बट देखो ये डेब्यू ही नहीं कर पाए। ये बिल्कुल अपीयर नहीं करे मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर। सब लोग सोचने लगे क्या हुआ। बाद में इन्होंने स्टोरी पर आकर रिवील करा कि इनकी फैमिली में समवन गॉट सिक और इसीलिए ये कम्पीट नहीं कर पाए। फैमिली को इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन। उसके बाद गाइस इस सीजन की अगर बात करें, ही कम्पीटेड इन जस्ट 1 शो। एक ही शो में कम्पीट करा पोर्तुगल प्रो में, जहाँ पर आई थिंक नेथन डियाशर जीते थे ओपन डिवीजन से। वहाँ पर कम्पीट करके इन्होंने पता है किसको बीट करा, वहीद बातपे को। यस गाइज, वहीद बातपे लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया क्लासिक डिवीजन से 9th प्लेसर, उनको बीट करा जिन्होंने लास्ट ईयर डेब्यू करा था मिस्टर ओलंपिया में और 9th प्लेस लेकर आए थे। अब देखो इन्होंने इस सीज़न में पहले ही प्रो शो में वहीद बातपे को बीट कर दिया। तो अगर ऑन पेपर देखें तो ही इज़ राइट देयर गाइज, राइट देयर इन टॉप 10। टॉप 10 तो इनको आना चाहिए राइट, कहीं कम से कम 9th या 8th प्लेस पे तो आना चाहिए। बट इतना ज़्यादा ये चीज़ मैटर नहीं करेगी, पता है क्यों? चलो ये चीज़ मैं आगे बताता हूँ। बट अभी अगर बात करें तो एक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव, बहुत ही क्लासिक फिजिक जो पैट्रिक टूर के साथ वर्क कर रही है। यस गाइस, पैट्रिक टूर के साथ वर्क करते ही इन्होंने अपना बेस्ट पैकेज स्टेज पर हमें लाकर दिखाया। क्योंकि लास्ट ईयर ही वॉज वर्किंग आई थिंक विद समवन एल्स। इतनी ज़्यादा फुलनेस कैरी करते हुए हमें स्टेज पर नहीं दिखे। वो एक्स फैक्टर इनके फ्रेम पर जो इंस्टाग्राम अपडेट्स पर हमने देखा था वो नहीं दिखाई दिया गाइस। बहुत ज़्यादा लोग इनको इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर ही कहने लगे।
लेकिन फिर इस साल इन्होंने वर्क करना स्टार्ट करा पैट्रिक टूर के साथ एंड देन मैन एवरीथिंग वेंट क्रेजी, एवरीथिंग बिकेम हिस्ट्री। ही केम इन विथ रियली ग्रेट फुलनेस, रियली ग्रेट मसल राउंडनेस, बहुत अच्छे से अपनी मसल मास को रिटेन कर रहे थे इवन दो वेट कैप इनको काफ़ी ज़्यादा लिमिट करता है उसके बाद भी। ह्यूज राउंड मसल बैलीज गाइस, और चेस्ट एक ऐसा चेस्ट जो हम बहुत ज़्यादा विटनेस नहीं करते हैं। फाइबर्स भरे पड़े हैं पूरे ही चेस्ट पर, बहुत ही सुप्रीम लेवल की फिजिक के कैरी करते हैं। इट्स जस्ट गाइस इनकी हाइट इनको कहीं ना कहीं लिमिट कर देती है। और अगर गाइस अभी इनकी अब की अपडेट्स की बात करें तो इनकी कोई भी अपडेट पिछले 4-5 वीक से हमें नहीं मिली है। ना ही पैट्रिक टू जो इनके कोच हैं वो पोस्ट कर रहे हैं, ना ही ये पोस्ट कर रहे हैं। तो पूरी तरह से हिडन है कि इनकी फिजिक इस वक्त कैसी लग रही है, क्योंकि लास्ट शो से पहले इनकी रेगुलर अपडेट्स हमें देखने को मिल रही थी। बट अभी इस टाइम पर मिस्टर ओलंपिया से पहले कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है। ही इज़ टोटली साइलेंट एंड नो वन नोज अबाउट वॉट ही इज़ अबाउट टू ब्रिंग। बट एक रीज़न गाइस इनको यहाँ पर 11th प्लेस पर रखने का और टॉप 10 से बाहर रखने का, क्योंकि गाइस अदर्स हैव ऑलरेडी प्रूवन देमसेल्फ। इनसे ऊपर जो भी प्लेस हो रहे हैं वो सब अपने आप को प्रूव कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी कोई भी फिजिक अपडेट भी देखने को नहीं मिल रही है कि हम कह सकें कि इस वक्त ये कैसे दिख रहे हैं। बाकी एक चीज़ और मैं इनके बारे में बोलना चाहूँगा गाइस कि हमेशा आई थिंक जितने भी वेन्स इनके हुए हैं 2-3 हुए हैं, तीनों बार इनको एक तरह की कंट्रोवर्सी में देखा गया। कभी इनको अपने पैरों को उठाता हुआ देखा गया, कभी अपने सर को इन्होंने उठाया ताकि वेन के टाइम पे इनकी हाइट लंबी कैप्चर हो। तो वही है गाइस, वेन के टाइम पे थोड़ी डिफिकल्टी आती है और वही है लिमिट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए गाइस मैं स्टेफन मेटालो को 11th प्लेस पर रखता हूँ। अपना बेस्ट लाने के लिए इनको वेट कैप से हटना पड़ेगा और इसीलिए लोग कहते हैं कि ओपन डिवीजन में आ जाओ। बाकी देखते हैं कब ये डिसाइड करते हैं। अभी के लिए तो ही इज़ गोइंग टू कम्पीट इन क्लासिक डिवीजन ओनली। उसके बाद बात करते हैं 10th प्लेस की, और लास्ट ईयर 10th प्लेस पर आए थे जेहन ऑलराइट, और इस साल भी गाइस मैं 10th प्लेस पर जेहन को ही देखता हूँ। अब देखो लास्ट ईयर इनकी अगर बात करें तो इनका डेब्यू ईयर था और इन्होंने टेक्सास प्रो में बीट करा था लोगन फ्रैंकलिन को। यस गाइस, लोगन फ्रैंकलिन को बीट करा था टेक्सास प्रो में, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है एंड दैट टेल्स अस कि हाउ स्ट्रॉन्ग ही एक्चुअली इज। और 10th प्लेस लाए थे मिस्टर ओलंपिया के अंदर। और इस साल गाइस ताइवान प्रो शो जीत कर इन्होंने क्वालिफाई करा मिस्टर ओलंपिया के लिए। एक एक्सट्रीमली पावरफुल पोजर, मतलब आप इनकी पोजिंग देखोगे ना, आप बोलोगे भाई थोड़ा तो होल्ड कर लो। 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर 1000 पोजेस हिट कर देते हैं। ये एक स्पेशल एबिलिटी है इनके पास कि मतलब ये अपनी फिजिक को ना हर एक तरीके से दिखाना चाहते हैं, और इसीलिए गाइस बहुत ज़्यादा पोज करते हुए दिखाते हैं, ओवर पोजिंग करते हुए दिखाते हैं इनफैक्ट कभी कभी। बट करेंटली गाइस ही इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली गुड, ही इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली गुड। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर रखी हैं। लेग्स पर इनके, क्वाड्स पर इनकी स्ट्राइक्स तो ऐसी दिख रही हैं जैसे कि पेंटिंग बना दी गई हो, इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड और इतनी ज़्यादा हर एक अपडेट के अंदर आप देख सकते हो। ही इज़ शोइंग फेदर्स ऑल अराउंड। बैक पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है, बैक पे भी थिकनेस वगैरह ऐड करी गई है, लेकिन कहाँ पर ये लिमिट होते हैं, इनकी वेस्ट थोड़ी सी वाइट साइड पर है। यस गाइस, वो लैट्स टू वेस्ट रेशियो इतना स्ट्रांग नहीं बनता, और इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके लिए दिक्कत आएगी। बट एनीवेज इसके बाद इनके ऊपर भी जो प्लेस हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है 10th प्लेस इनके लिए बनेगी इस साल। अब अगर बात करें 9th प्लेस की, तो यहाँ पर लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 9th पर इनको क्यों प्लेस कर रहा हूँ। तो 9th पर मैंने प्लेस कराएगा इस लोगन फ्रैंकलिन को। आई रियली थिंक कि 9th प्लेस पर यहाँ पर लोगन फ्रैंकलिन ही आएंगे। देखो कम बैक कर रहे हैं ये 2 साल बाद। यस, लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वालिफाइड थे, बिल्कुल लास्ट में इन्होंने आके बताया कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे और इनको कम्पीट नहीं करने मिलेगा। ही वॉज नॉट एबल टू कम्पीट। लोग बहुत निराश हुए बिकॉज देखो इवन दो इन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली टॉप 3 वाली प्लेसिंग अभी तक नहीं दी किसी भी प्रो शो में, किसी भी डिवीजन में, उसके बाद भी इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अब लास्ट ईयर उसके बाद इन्होंने क्या करा, कम्पीट करा टेक्सास प्रो में, वहाँ पर इनकी 3rd प्लेस आई। जो अभी जेहन की बात कर रहा था ना, वहीं पर जेहन ने इनको बीट करा था, वहाँ पर इनकी 3rd प्लेस आई, बट ये डिमोटिवेट नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने कम्पीट करा लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में, जो सीजन का आई थिंक लास्ट शो था, और उसमें टेरेंस रफिन से शो हार गए। वहाँ पर इनकी आई 2nd प्लेस और क्वालिफाई नहीं कर पाए मिस्टर ओलंपिया के लिए। अब देखो लास्ट ईयर तक, यानी कि पिछले 2-3 सालों में इन्होंने किसी कोच के साथ वर्क नहीं करा था, ये खुद को खुद ही ट्रेन कर रहे थे। इस साल भी इन्होंने बिना किसी कोच के कम्पीट करा शॉन्ड्रे क्लासिक में, सीजन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही वहाँ पर कम्पीट करके शो को जीत लिया और अर्ली क्वालिफिकेशन पाली मिस्टर ओलंपिया के लिए। उसके बाद एक बार और कम्पीट करा इसी सीजन में, उसके बाद ही फौरन इन्होंने, और वहाँ पर भी इन्होंने शो जीत लिया। नाउ गाइस, अब मैं इनको जेहन के ऊपर क्यों प्लेस कर रहा हूँ, 9th प्लेस पर क्यों प्लेस कर रहा हूँ, जबकि जेहन ने लास्ट ईयर इनको टेक्सास प्रो में बीट कर दिया था, क्योंकि ही इज़ नॉट द सेम लोगन फ्रैंकलिन एज लास्ट ईयर। यस गाइस, ये वो लोगन फ्रैंकलिन नहीं है जिनको हमने लास्ट ईयर विटनेस करा था। ही इज़ टोटली अ डिफरेंट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग, अ वेरी बेस्ट लोगन फ्रैंकलिन दैट वी आर अबाउट टू विटनेस। जब से ही टाइट फोर्सेज विद पिटोर, ही इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल। यस गाइस, पैट्रिक टूर के साथ इन्होंने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है, और जब से ही इन्होंने ऐसा करा है इनके मसल्स हैव कम टू लाइफ। यस, वैस्कुलरिटी हैज़ पॉप्ड इन लाइक क्रेजी एंड ही इज़ लुकिंग वे मोर क्लासिक देन जेहन। गाइस, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर क्लासिक है, और इसीलिए गाइस जिस तरह से इनकी फिजिक अपीयर कर रही है ना, रिस्पॉन्ड कर रही है टू द ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ पिटोर,
ही इज़ गोइंग टू बी राइट दियर, मतलब इसके ऊपर भी प्लेस हो सकते हैं। अब आप पूछोगे इतने ज़्यादा क्लासिक हैं, इतने ज़्यादा अच्छे लगे हैं, तो मैंने इनको और ऊपर क्यों प्लेस नहीं करा? तो भाई इसका एक सीधा सा रीज़न है, क्योंकि प्रॉबेबली अभी तक मैंने इनको टॉप प्रोज के साथ अभी वाले compete करते हुए नहीं देखा। इनको स्टेज पर चढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट अगर हम इनकी रिसेंट अपडेट की बात करें गाइस, तो ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली एस्थेटिक एंड पोजिंग इस तरह से कर रहे हैं ना कि मतलब मज़ा आ रहा है देखने में। जितनी बार रिपीट पे आप इस वीडियो को देख लो, प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट पोजर ऑफ क्लासिक डिवीजन गाइस। वाटर की तरह फ्लो करते हैं, अ ग्रेट साइट टू सी। आप कभी भी बोर नहीं होगे इनको पोजिंग करते हुए देखने के लिए, और इसीलिए गाइस हो सकता है ये इसके ऊपर भी प्लेस कर जाए, बट 9th प्लेस अभी के लिए मैं इनको एक्चुअल में देखता हूँ। जिन क्लासिक लाइन्स को ये कैरी करते हैं उनके साथ ये एक बिल्कुल जस्टिफाइबल प्लेसिंग है। उसके बाद बात करें अगर 8th प्लेस की, तो 8th प्लेस पर मैं देख रहा हूँ एक डेब्यूटेंट को, यानी कि होजे मैनुअल को। यस गाइस, लास्ट ईयर ये ओपन डिवीजन में compete कर रहे थे, उसके बाद ही मूव टू क्लासिक एंड कैलिफोर्निया प्रो में compete करके वहाँ पे इन्होंने क्वालिफाई कर लिया मिस्टर ओलंपिया के लिए। कैलिफोर्निया प्रो में गाइस इनकी जैसी फिजिक थी, ही टोटली डोमिनेटेड एंड मेड हेडलाइंस। यस गाइस, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिम। इतने ज़्यादा इंक्रेडिबल, इतने ज़्यादा डेंजरस, इतने ज़्यादा डेंस बॉडी बिल्डर ये लग रहे थे क्लासिक डिवीजन के लिए। बाकी उसके कपल ऑफ वीक्स लेटर इन्होंने compete करा एम्प्रो क्लासिक में, और वहाँ पर इतने स्ट्रांग तो ये नहीं थे जितने कैलिफोर्निया प्रो में थे। उतनी ज़बरदस्त पीक हिट करके ये नहीं आए थे, बिकॉज आई थिंक एक ही वीक का डिफरेंस था दोनों शोज़ के बीच में। बट नॉनदलेस गाइस एक ग्रेट पैकेज, और जो कि इनको शो जिताने के लिए दोबारा से काफ़ी था। एक रियली क्लासिक स्ट्रक्चर गाइस, इतने ज़्यादा बिगर साइड पे नहीं है बिकॉज इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं लिमिट तो होते हैं ये इस चीज़ से। बट डेंस गाइस, रियली डेंस क्वालिटी मसल से कैरी करते हैं। एंड इनकी बैक आई थिंक सिर्फ बियॉन्ड के बाद सेकंड नंबर पर आएगी, इतनी ज़्यादा अमेजिंग बैक ये कैरी करते हैं। डिटेल्स, क्रेजी लेवल की थिकनेस, क्रेजी लेवल की लोअर लैट्स तक डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा डेंस बैक के साथ। एंड अभी इस मूवमेंट पे गाइस ये ऐसे लग रहे हैं कंप्लीटली डक्ड इन, ग्लूट्स टाइटर साइड पे हैं, हैमस्ट्रिंग्स पूरी तरह से स्ट्रेच्ड हैं, परफेक्टली बैलेंस गाइस, एज ऑल थिंग्स शुड। आई मीन थैनोस की याद आ गई, चलो छोड़ो। बट क्यों मैंने इनको और ज़्यादा ऊपर प्लेस नहीं करा गाइस, तो इसका रीज़न सिंपल सा है, साइज़ में मुझे थोड़ा सा इनका इशू आता हुआ लग रहा है। साथ में ऊपर वाले बहुत ही क्रेजी कंपेटिटर्स हैं, अभी मुझे नहीं पता उनके सामने ये कहाँ पर स्टैंड करेंगे। बट अगर कोई ट्रम्प कार्ड बोलेंगे हम क्लासिक डिवीजन का गाइस, तो वो इनको बोलेंगे। ये कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, टॉप 6 तक क्रैक कर सकते हैं, डिपेंड करता है जजेस इनको कैसे लेते हैं। एनीवेज, इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट प्लेसिंग की, जो कि है 7th प्लेस। देखो 7th प्लेस पर मैंने रखा इस बार माइकल डबूल को। माइकल डबूल जिनकी लास्ट ईयर 6th प्लेस आई थी, इन्होंने यहाँ पर compete करा इस सीज़न में गाइस EVLS प्राग प्रो में। सबसे पहला शो था इनका, जहाँ पर इनकी 2nd प्लेस आई। वहाँ पर इनकी उस से बैटल देखी हमने, जो कि एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही कंपेटिटिव बैटल देखने को मिली। उसके बाद इन्होंने compete करा मसल कॉन्टेस्ट ऑस्ट्रिया प्रो में, और वहाँ पर जीत कर लिया क्वालिफाई इस साल के लिए। यहाँ पर हो गई बात खत्म। उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा आर्नो क्लासिक ओहायो में compete करने का, वहाँ पर आई इनकी 5th प्लेस। और फिर आर्नो क्लासिक UK, जहाँ पर ये अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे, वहाँ पर इनकी आई 4th प्लेस। अब देखो लोगों ने इनको काफ़ी बैश करा UK के परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि एक तो ये कोच के साथ ट्रेन नहीं कर रहे थे। यस गाइस, इससे पहले ये पिटौर के साथ वर्क कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि अब मैं खुद ही ट्रेन करूँगा। इवन दो इनकी पीक अच्छी थी, ही केम इन रियली बिगर फुलर साइड पे, बट उसके बाद बिकॉज इनकी प्लेसिंग उस तरह से नहीं आई, बिकॉज देखो कॉम्पिटिशन ही इस लेवल का हो गया था। लेकिन उसके बाद भी ही कम्पीटेड इन मल्टीपल शोज़। अभी ऑलरेडी क्वालिफाइड होने के बाद भी नेक्स्ट ईयर के लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने पा ली है टाइटन ग्रैंड प्रिक्स नाम के एक शो में compete करके। उसके बाद लीजेंड्स प्रो फेस्ट में भी compete करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि है इस वीकेंड को। बाकी गाइस, इवन दो लास्ट ईयर ये 6th प्लेस पर आए थे, इस साल मैं इनको 7th पर क्यों देख रहा हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये कुछ चीज़ मिस करते हैं। नहीं गाइस, फिजिक बहुत कंप्लीट है, बट इनके पास वो क्लासिक स्ट्रक्चर, क्लासिक लाइन्स दूसरों के कंपैरिजन में कम है, जो इनसे ऊपर प्लेस होते हुए दिख रहे हैं। एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट स्टॉप्स हिम। यस, नहीं तो ही इज़ एन अनस्टॉपेबल फोर्स। इनकी तरह पील्ड कोई नहीं आ पाता गाइस, हर एक बार बहुत ज़्यादा पील्ड आते हैं। आप इनसे बोलोगे आज पीक हिट करनी है और 3 दिन बाद फिर से करनी है, ये वो भी करके दिखा देंगे। इस तरह के जेनेटिक्स हैं इनके, इस तरह से पीक हिट करने की एबिलिटी है। दूसरी चीज़ एक मैं ये देख लूँगा, साइड लेग इनका थोड़ा सा मास लैग करता हुआ दिखता है, उसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और अब आप सोचोगे कि अगर इतना क्लासिक स्ट्रक्चर नहीं है तो मैंने इनको 7th पर क्यों रख दिया, और नीचे प्लेस करना चाहिए, राइट? क्योंकि लोगन फ्रैंकलिन हो गए, होसे मैनुअल हो गए, सब बहुत स्ट्रॉन्ग क्लासिक स्ट्रक्चर कैरी करते हैं। तो भाई इनको अभी भी 7th पर रखने का ये रीज़न है कि इवन विद अ लेस क्लासिक स्ट्रक्चर ये लास्ट ईयर 6th पर आ गए थे। और ये क्यों आए थे? क्योंकि ही कम्स इन रियली पील्ड गाइस, ही बिकम्स अनडिनाइबल। और वही चीज़ मुझे लग रहा है इस बार भी ये करने वाले हैं। कोई भी मिस कर सकता है, माइकल डबूल मिस नहीं करते। यही रीज़न है गाइस इनको यहाँ पर प्लेस करने का। बाकी एनीवेज, इसके बाद चले अगर नेक्स्ट प्लेसिंग पे गाइस, तो वो है 6th प्लेसिंग। और 6th प्लेसिंग पर देखता हूँ मैं माइक सोमरफील्ड को। बट एट द सेम टाइम गाइस, ये प्लेसिंग इस बार हो सकती है उर्स कैल्सिंस्की की भी।
अब देखो उर्स के फैंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं या फिर सोच सकते हैं मैं ये बोल क्या रहा हूँ या मुझे कुछ नहीं पता। इसका रीज़न मैं भी आपको दूंगा, लेकिन जब मैं उर्स की बात करूँगा 4th प्लेस पर, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर उर्स भी प्लेस हो सकते हैं। अब अगर बात करें माइक की, तो लास्ट ईयर 8th प्लेस लाए थे। उसके बाद 2021 में अगर बात करें, जब इन्होंने सीज़न स्टार्ट करा था, अपना पहली बार डेब्यू करा था क्लासिक डिवीजन के लिए मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, वहाँ पर इनकी आई थी 7th प्लेस। 2022 में 5th प्लेस और लास्ट ईयर गिर के प्लेसिंग आ गई थी 8th प्लेस। बाकी इस साल इन्होंने कम्पीट करा कोलंबिया में क्वालिफाई करने के लिए, अर्ली क्वालिफिकेशन इन्होंने भी पाली। और उसके बाद इस साल इस सीज़न में इन्होंने इतना ज़्यादा कम्पीट नहीं करा। इनक्रेडिबली क्लासिक स्ट्रक्चर गाइस, बहुत ही खूबसूरत लाइन्स इनके फ्रेम पर भी आती हैं, बट इस बार गाइस एक इंसेन लेवल की मसल मास ये ऐड कर चुके हैं। अगर रीसेंट अपडेट्स की बात करूँ गाइस, ही इज़ अ टोटली डिफरेंट माइक। ये वो माइक नहीं लग रहा है। लोग तो कमेंट सेक्शन में ये तक बोल रहे हैं कि क्या इन्होंने माइक सोमरफील्ड को खा लिया है। ऑल्सो नॉट टू मेंशन, ये अपडेट अभी रिसेंटली पोस्ट करी गई थी। अब देख लो यहाँ पर कितने ज़्यादा वाइडर साइड पर, कितने ज़्यादा डेंसर साइड पे ये लग रहे हैं, पोजिंग नेक्स्ट टू रमॉन डीनो। आई मीन साइड चेस्ट देखो, रमॉन डीनो से बेटर लग रहा है यहाँ पर चेस्ट जिस तरह से इनका निकल के आ रहा है। एंड इवन दो इट्स नॉट अ मैंडेटरी पोज, मोस्ट मस्कुलर जो ये हिट कर रहे हैं, बट ही इज़ रियली डेंस गाइस। अब देखो रमॉन के लिए जब मैं बात करता हूँ, आप लोग फेवरेटिज्म को आगे कर देते हो, ऐसा नहीं करो। बट फॉर वंस सी बियॉन्ड दैट गाइस, जो सच है वो देखो। आप यहाँ पर देखो, एज गुड एज ही इज, रमॉन डीनो इज़ इनक्रेडिबल, बट क्लेविकल विद देखो, इनका फ्रेम इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, माइक इतने ज़्यादा टॉलर साइड पे नहीं है, उसके बाद भी रमॉन के सामने ज़्यादा वाइडर साइड पे लग रहे हैं। एंड यू गाइज वेरी वेल नो कितने ज़्यादा वाइड वेस्ली हैं। तो अगर माइक ही यहाँ पर वाइडर देन रमॉन डीनो, ये फ्रेम की चीज़ है, ढांचे की चीज़ है, तो वहाँ पे आप वेस्ली को देखो कितने ज़्यादा वाइडर साइड पे लगेंगे, एक्सट्रीमली वाइडर लगेंगे इनके सामने। और ये चीज़ हमने देखी भी आर्नोल्ड क्लासिक में। बट द फैक्ट गाइज, जिस तरह से माइक अपने आप को होल्ड कर रहा है ना, अपनी लाइन्स को होल्ड कर रहा है, और जिस तरह से रमॉन डीनो के सामने कंपेटिटिव लग रहा है, मेक्स हिम अ कंटेंडर फॉर टॉप 6 फॉर श्योर। अगर इन्होंने पीक परफेक्टली हिट कर ली गाइस, तो हो सकता है ये 4th पर भी आ जाए, बट अभी के लिए मैं इनको 6 पर ही देखता हूँ। एनीवेज अगर बात करें इसके बाद गाइस, तो वो है 5th प्लेसिंग, और 5th प्लेसिंग पर मैं देखता हूँ बियॉन एस्ली को। लास्ट ईयर 4th प्लेस लाए थे, हमेशा ही टॉप 5 के अंदर एंड अप करा है, 2 टाइम्स क्लासिक फिजिक डिवीजन चैंपियन, जो कि एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। उसके बाद गाइस अपने लेग्स को कभी भी उस तरह से ब्रिंगअप नहीं कर पाए, ना ही इनकी प्लेसिंग उस तरह से अप हो पाई। एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट, एक्सट्रीमली पीक्ड हमेशा ही आते हैं, ऑल डे एवरी डे। इनको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए थी गाइस, इनका वेट कैप इनको अलाउ नहीं कर रहा था कुछ और इंप्रूवमेंट्स करने का अपने फ्रेम को, बिल्कुल पुश कर चुके थे एक्सट्रीम तक। उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा लास्ट ईयर कि भाई मैं 212 डिवीजन में मूव कर जाऊंगा। उसके बाद इनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आती है और इनको हेल्प मिल जाती है। क्लासिक डिवीजन की IFBB वेट लिमिट बढ़ा देता है, उनको वेट कैप में 7 पाउंड्स इंक्रीज करने का स्कोप मिल जाता है। एंड ही इम्प्रूव्ड लाइक क्रेजी गाइस, वो चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके दिखाई, फिर कंपीट करा आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में। एंड वन ऑफ द ग्रेट पैकेज ही प्रेजेंटेड ओवर द ईयर केम इन 4th प्लेस। उसके बाद आर्नोल्ड क्लासिक यूके में 2nd प्लेस ले आएगा, इस वेस्ली विजर्ड से बैटल करते हुए दिखाई दिए, और काफ़ी लंबे टाइम से उर्स के नीचे प्लेस हो रहे थे, वहाँ इन्होंने उर्स को प्लेसिंग में बीट कर दिया। उसके बाद कंपीट करा दुबई प्रो में, जहाँ पे कंपीट करने की ज़रूरत थी नहीं, बट सिंस ही वॉज देयर ओनली, और उसके बाद रेडी भी थे, कंपीट करा और वहाँ पे बहुत अच्छा एक हेफ्टी सा चेक अपने नाम कर लिया, जीत कर वो शो भी। अब प्रॉबेबली गाइस अपने लास्ट मिस्टर ओलंपिया के लिए आ रहे हैं इस साल ये, और मुझे रियली एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि बियॉन्ड इस बार भी बहुत ज़बरदस्त पीक हिट करके आएंगे और टॉप 5 ज़रूर क्रैक करेंगे ही करेंगे। एनीवेज इसके बाद गाइस अगर बात करें 4th प्लेस की, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ उर्स कैल्सिंस्की या फिर माइक सोमरफील्ड को। स्ट्रांगली किसको देखता हूँ? उर्स को, बट माइक भी यहाँ पर प्लेस हो सकते हैं। उर्स ने देखो लास्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया में 3rd प्लेस अपने नाम करी थी, लेकिन अगर इस सीज़न की बात करें तो ऑलरेडी क्वालिफाई होने के बाद भी इन्होंने कम्पीट करा प्राग प्रो में, जहाँ पे माइकल डबूल को बीट करा, फिर आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में 3rd प्लेस लाए, फिर आर्नोल्ड क्लासिक यूके में भी 3rd प्लेस लाए। बट इस बार डिफरेंस ये था कि यहाँ पर इनकी 2nd आनी चाहिए थी, यहाँ पर ये बियॉन्ड से बीट होगा, इसलिए 3rd प्लेस लाए। सो एक डाउनवर्ड मोमेंटम हमने देखा इनकी प्लेसिंग के अंदर, और इसीलिए गाइस इनके पास है बहुत कुछ प्रूव करने के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इनकी प्लेसिंग हमने गिरती हुई देखी बियॉन्ड के सामने, एंड दैट कैन लीड टू बिगर चेंजेस एज वेल। हो सकता है मिस्टर ओलंपिया में भी ऐसा होता हुआ दिख जाए। एनीवेज अब मैंने इनको 6th प्लेस पर भी क्यों बोला 4th के साथ साथ, इट्स ऑनेस्टली गाइज नो मैटर हाउ मच ही ट्राइज, इनके आर्म्स का साइज नहीं बढ़ता। ऑफ सीजन में ये बिगर साइड पे हो जाते हैं, बट उसके बाद भी जैसे ही प्रेप वगैरह स्टार्ट करते हैं, स्टेज पर आते हैं, इनके आर्म्स कभी भी इनकी बॉडी के प्रोपोर्शनेट नहीं लगते, कभी भी बिगर साइड पे नहीं लगते। नॉट टू मेंशन इनकी बैक भी गाइज, बैक पे भी इनको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स चाहिए। बैक इनकी टॉप लेवल कंपेटिटर्स में सबसे ज़्यादा लैक करती हुई दिखाई देती है, बट उसके बाद भी ही ऑलवेज प्लेसेस सच हाई। क्यों गाइज, क्यों इतनी ज़्यादा हाई प्लेस होते हैं उसके बाद भी हमेशा? क्योंकि जिस तरह से ये हमेशा आते हैं, क्रेजी डाइस्ड, क्रेजी पीक्ड, कंडीशन टू द बोन गाइज।
पोजेज रियली वेल, बहुत अच्छे से पोजिंग करते हैं, बहुत स्ट्रांग पोजिंग है इनकी, एंड एक्सट्रीमली क्लासिक लाइन्स कैरी करते हैं गाइस, एक्सट्रीमली क्लासिक। एंड जिस तरह से गाइस आर्नो क्लासिक यूके में इनकी प्लेसिंग हमने गिरती हुई देखी, आई थिंक दैट वाज अ मैसेज। जजेस इनसे बोल रहे थे कि भाई इंप्रूवमेंट्स आपकी नहीं हो रही है, इंप्रूवमेंट्स करके लाओ, नहीं तो अब ऐसा ही होने वाला है। सो इवन दो ब्रियन को बीट कर देंगे, बट पॉसिबिलिटी एक माइक की इनको बीट कर देने की गाइस पूरी तरह से बनती है, क्योंकि माइक सोमरफील्ड हैज़ ऑल्सो नेवर लाइक क्लासिक लाइन्स। माइक की क्लासिक लाइन्स भी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक स्ट्रक्चर कैरी करते हैं, और जिस तरह से माइक ने इंप्रूवमेंट्स करी है इस साल, दे आर जस्ट अनडिनाइबल। बाकी द ओनली रीज़न उड्स को मैंने यहाँ पर स्ट्रांगली माइक के ऊपर या ब्रियन के ऊपर रखा है वो इसीलिए गाइस क्योंकि माइक इतने कंसिस्टेंट नहीं है, हमेशा पीक हिट नहीं कर पाते इस तरीके से। अगर उन्होंने कर दी तो गेम टोटली चेंज हो सकता है। एनीवेज अगर बात करें गाइस थर्ड प्लेस की, अब यहाँ पर ना आप लोग नाराज़ होने वाले हो। एनीवेज चलो बिल्कुल स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह लेना और बिल्कुल लाइट मन से देखना। लास्ट ईयर सेकंड प्लेस थी इनकी, उससे लास्ट ईयर सेकंड प्लेस थी। फिर आर्नो क्लासिक ओहायो की बात करें, यहाँ पर इनको कम्पीट करने की ज़रूरत थी नहीं, यहाँ पर भी इनकी सेकंड प्लेस आई। सो सेकंड ना एक इनके साथ लगा हुआ है कि भाई सेकंड सेकंड सेकंड, जैसे हम केविन लवरोनी के साथ देखा करते थे। बाकी लास्ट ईयर गाइस आर्नो क्लासिक चैंपियन थे, इन्होंने अपना मोमेंटम लूज कर दिया इस साल, बट इस बार कमिंग हंग्रियर देन एवर गाइस, लुकिंग एक्सट्रीमली ऑन, आई मीन एक्सट्रीमली ऑन। अब देखो ये किसी के भी फेवरेट हो या ना हो, जो मैं एक्चुअल में फील करता हूँ रमॉन के बारे में, टोटली थर्ड पर जाता हुआ मैं इनको देखता हूँ। वेस्ली इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन क्लासिक डिवीजन, ऑल्सो अपनी वेट कैप से काफ़ी लिमिटेड है रमॉन्डिनो गाइस। इनको लास्ट ईयर फीडबैक मिला था अपनी बैक को इंप्रूव करने का, डेफिनेटली थिकनेस और डेंसिटी ऐड करी गई है, बट लैट्स को ये वाइडर कैसे करेंगे, वेट कैप में वो जगह है ही नहीं। और ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, ही इज़ नॉट गोइंग टू लुक एज वाइड जब तक वेट कैप में इजाफा नहीं होता। प्लस पोजिंग गाइस, पोजिंग एक इनको काफ़ी लिमिट कर देती है, पोजिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है इनकी, बहुत ज़्यादा मूव करते हैं पोजिंग करते हुए। बाकी साथ में ही इज़ नॉट एज क्लासिक एज सीबम और वेस्ली गाइस, सीबम और वेस्ली बहुत ज़्यादा क्लासिक हैं, रमॉन्डिनो उन दोनों से अगर कंपेयर करें तो कम क्लासिक हैं। बाकी ही इज़ नॉट अ गुड एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट। देखो यहाँ पर एक पॉलिटिक्स का रोल भी आ जाता है, स्पोर्ट को जिस तरह से प्रमोट दूसरे एथलीट्स कर सकते हैं, जैसे हमने ओपन डिवीजन में भी देखा, हार्डी उस तरह से प्रमोट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर एज वेल। तो वही चीज़ यहाँ पर भी प्ले करेगी गाइस, रमॉन्डिनो के साथ भी वो इशू आएगा ही आएगा। बट उसके बाद भी अगर ये सेकंड प्लेस पर प्लेस कर जाते हैं तो दैट इज़ रियली गुड, आई एम गोइंग टू बी रियली हैप्पी। बाकी रमॉन्डिनो की बायोग्राफी अगर आपने नहीं देखी है गाइस, तो हिंदी में बायोग्राफी उनकी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, सर्च कर लेना। बाकी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनके स्ट्रगल के बारे में, किस तरह की इनकी जर्नी थी, कितना हार्ड टाइम इन्होंने फेस करा, उसके बाद भी यहाँ तक ये पहुँच गए। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेटिंग, ज़रूर एक बार चेक करना। एनीवेज ही इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली ऑन गाइस, डाइस टू द बोन एंड वैस्कुलरिटी ऐसी दिखा रहे हैं जैसी कभी नहीं दिखाई। इस बार ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी वैस्कुलर। इस बार इन्होंने काफ़ी टाइम फ्लेक्स लुइस के साथ भी ट्रेनिंग करी एंड ही इज़ लुकिंग बेटर देन ही हैज़ एवर लुक्ड। बाकी देखो एक माइंड बोलता है रमॉन सेकंड आ सकते हैं अभी भी, लेकिन सब चीज़ें जोड़ करना और जिस तरह से हाइप बनी हुई है वेस्ली विजर्ड्स की, सीबम के साथ उनका कंपैरिजन होते हुए देखना, उनकी ही हाइट वाले बॉडी बिल्डर का कंपैरिजन होते हुए देखना, पीपल आर वेरी एक्साइटेड और ये चीज़ होने ही वाली है इस बार। उसको भी देखकर आई रियली डोंट सी दैट हैपनिंग। बाकी एनीवेज अब बारी आती है टॉप 2 के, तो यहाँ पर सेकंड प्लेस पर मैं देखता हूँ वेस्ली विजर्ड्स को। लास्ट ईयर आए थे मिस्टर ओलंपिया में 7th प्लेस पर। यस गाइस 7वीं प्लेस इनकी थी। ही ऑलवेज गॉट ओवरलुक बिफोर दैट, हमेशा ओवरलुक हो जाते थे, कभी सेकंड कॉल आउट में आ रहे हैं, कभी थर्ड कॉल आउट में आ रहे हैं, जबकि सब जानते थे इनके पोटेंशियल के बारे में, कितना क्लासिक स्ट्रक्चर ये कैरी करते हैं उसके बारे में। इस बार इन्होंने आर्नो क्लासिक जीता गाइस एंड नो वन सॉ हिम कमिंग, किसी ने भी नहीं देखा एक 7th प्लेसर सेकंड प्लेस तक जो प्लेस कर रहे थे उन सबको बीट कर देता है। नो वन डिड। इनकी पोजिंग वॉज फायर गाइस, आई थिंक सबसे मेन फैक्टर इनकी फिजिक का यही था, इनकी प्लेसिंग का यही था कि भाई पोजिंग इनकी फायर थी। ही वॉज वन विद द म्यूजिक। बाकी ही मेड मैनी फैंस, और जो अभी तक नहीं बनाए हैं वो भी टर्न हो जाएंगे जैसे इनकी प्लेसिंग और ज़्यादा अच्छी होगी। बाकी ही इज़ इंक्रेडिबली मैसिव, इंक्रेडिबली वाइड। इनको फीडबैक ये मिला था कि लेग्स आपकी वीकनेस नहीं है, टाइलर मेनियन ने खुद बोला था, कई बार मैं वीडियोस में कवर भी कर चुका हूँ फुटेज लगा के, अब भी आपको नहीं मानना तो नहीं मानो भाई। बाकी इनको पोजिंग पे वर्क करने ज़रूर बोला था कि अपनी स्ट्रेंथ को आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, अपने लेग्स को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, इसलिए पोजिंग पर थोड़ा वर्क करो। बाकी सेपरेशन ये ऐसी प्रेजेंट करते हैं कि क्रिस भी प्रेजेंट नहीं करते, कोई भी प्रेजेंट नहीं करता। चाहे आप डेल्ट्स की देख लो, आर्म्स की देख लो, सारे मसल्स में हर एक हेड दिखा देते हैं ये। उसके बाद लेग्स पर भी देख लो आप किस तरह की ये सेपरेशन दिखा रहे हैं। अभी इन्होंने एक गेस्ट पोजिंग करी थी 3 वीक्स आउट के पॉइंट पर एंड स्टिल गाइस हम देख सकते हैं साइज़ कितना अच्छा ऐड कर लिया गया, इंप्रूवमेंट्स मेड, एक्सट्रीमली ऑन। अप्रोच इनकी यही थी गाइस, अपने प्रेप टाइम को बढ़ाना, 1-2 वीक की ज़्यादा प्रेप करना अपने लास्ट शो के कंपैरेटिवली, ताकि ज़्यादा कंडीशन आ पाओ, ज़्यादा पील आ पाओ। आई मीन हियर गाइस आप देख सकते हो कॉर्ड्स आर गेटिंग बिगर, डेफिनेटली बिगर साइड पे लग रही है एंड लेग्स की सेपरेशन देखो, इट्स लाइक गड्ढे पड़े लाइंस के कॉर्ड्स पर
अगर पानी डालोगे ना इनके लेग्स पर तो सीधे नहीं गिरेगा, वो पूरी लाइंस पे घूमते हुए जाएगा पानी। इतनी ज़्यादा इनकी डीप लाइंस हो रही है सेपरेशन की। बाकी टिल नाउ गाइस सीबम ने डोमिनेट करा है हर किसी को साइज के साथ, अपने जो भी रनर अप रहता था उसको, यानी कि आप देख लो टायरन रफिन को, ब्रियन एस्ली को, रमोंटिनो को, हमेशा साइज का एक इशू आता था। यहाँ वेस्ली के साथ यही नहीं होगा। आई मीन इन टर्म्स ऑफ साइज एंड विथ आई थिंक वेस्ली विल बी मोर डोमिनेटिंग, बट इवन देन गाइस, इवन देन इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू विन अगेंस्ट क्रिस बमस्टेड अनलेस क्रिस बमस्टेड कुछ सीरियसली मैसअप कर दें, कुछ सीरियसली इशू के साथ आ जाएं, पीक मिस कर दें या फिर आई नहीं तो सीबम को बीट करना इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए वेस्ली विसर्स को मैं सेकंड प्लेस पर देखता हूं। बाकी फर्स्ट पर आप जानते ही हो, बताना कुछ ज़रूरी है भी नहीं। फर्स्ट प्लेस पर मैं ज़रूर देखता हूँ क्रिस बमस्टेड को ही गाइस, 5 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन, हर साल फर्स्ट ही आ रहे हैं, हर साल शो जीतते जा रहे हैं, कोई भी आसपास नहीं होता। एन अनस्टॉपेबल फोर्स गाइस, एक डोमिनेंट चैंपियन जैसे हमने फिल हीथ के बाद ओपन डिवीजन में कभी नहीं देखे, और शायद क्रिस के बाद में क्लासिक डिवीजन में भी हमें काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे चैंपियन नहीं देखने को मिलेंगे। और हो सकता है ये लास्ट टाइम हो जब हम क्रिस को स्टेज पर देख रहे हो सकता है गाइस, नॉट सेइंग ही विल, क्योंकि अपने लास्ट वीडियो में मैंने इस बारे में बात करी थी कि शायद क्रिस रिटायर नहीं करें जैसा कि लोग समझ रहे हैं। ही कैन टोटली सरपास एवरीवन एंड 9 टाइटल्स अपने नाम कर सकते हैं गाइस। ये बिल्कुल माउंटेन के टॉप पे हैं, कोई भी करीब नहीं है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल फॉर हिम टू कंटिन्यू कम्पीटिंग। बाकी गाइस लास्ट ईयर रमोन ने इनको एक पोज में बीट करा था, वो था बैक डबल बाइसेप, बट उसके अलावा ही डोमिनेटेड एवरीवेयर गाइस, एवरीवेयर ही डोमिनेटेड। एंड उसके बाद गाइस फैंस बोलते हैं कि रमोन वाज वेरी गुड, वेरी डोमिनेटेड, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पुश करा क्रिस को। भाई सिट एंड थिंक डूड, सच में बैठो और सोचो इस बारे में, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ब्रियन एस्ली ने हमेशा हर किसी एथलीट को क्लासिक डिवीजन में बैक पोज में बीट करा है, उनके बारे में तो कभी ऐसे बात नहीं हुई, हमेशा बीट करा है। और लास्ट ईयर भी रमोंटिनो को बैक पोज में ब्रियन एस्ली ने बीट ही करा होगा। क्या आप नहीं मानते इस चीज़ को? इफ़ यू रियली थिंक इट रियली हैपेंड, सो दैट इज हिलेरियस। आप इस तरह कमेंट पास मत करो। बाकी ब्रियन ने खुद बोला गाइस, वी नेवर लूज द बैक पोज। बाकी अगर क्रिस की बात करें गाइस, तो इस वक्त ये ऐसे दिख रहे हैं, इतनी ज़्यादा डेंसिटी कैरी करते हुए दिख रहे हैं, अपने बिगेस्ट साइज के साथ दिख रहे हैं, और कंडीशन आई थिंक अब तक की जितनी भी प्रेप्स हमने देखी है इनकी, उन सब में सबसे बेटर है इस सीज़न की। तो ही इज़ गोइंग टू बी एट हिज बेस्ट, अपनी सबसे पीक परफॉर्मेंस लेके आएंगे, चाहे लास्ट ईयर हो या ना हो, बट ही इज़ रियली थ्राइविंग कि भाई इस बार मैं डोमिनेट करने वाला हूँ सबको। सब लास्ट ईयर जिस तरह से कमेंट्स कर रहे थे ना, जिस तरह से फैंस वगैरह बोल रहे थे, इन्होंने एक क्लिप भी मैं लगा देता हूँ, उस चीज़ को इस बार ये दिखा देंगे कि भाई अगर वो डोमिनेटिंग नहीं था ना, तो इस बार आई एम गोइंग टू टोटली डोमिनेट। तो इस साल भी टाइटल नो डाउट क्रिस के पास ही जाएगा। बाकी ये थी मेरी प्रेडिक्शंस, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ अपनी प्रेडिक्शंस, और ये मेरी सिर्फ ओपिनियंस थी। लेट्स सी हाउ इट गोस, कुछ भी हो सकता है गाइस क्लासिक डिवीजन में। बाकी हो सकता है गाइस मुझे टाइम मिला तो मैं मेंस फिजिक डिवीजन की भी प्रेडिक्शन बना लूँगा। एनीवेज आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।